वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की, सेलेबी की, फॉक्सकॉन की, वेदांता की। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 700% के आसपास का रिटर्न दिया है। सबसे पहली न्यूज है सेलेबी की। सेलेबी एक टर्किश एविएशन कंपनी है जो इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और एयरपोर्ट लॉजिस्टिक, ये सारी सर्विसेज। तो जैसे ही तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अब उसके बाद इंडिया के जो जितने भी बिजनेसमैन है वो सपोर्ट कर रहे थे। कोई टेक्सटाइल का बंदा है, उनका पूरा ग्रुप है, वो अब वहां से सामान इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे उनको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया है, यानी कि सेलेबी को। यानी कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी है सेलेबी की। तो अब सेलेबी कोई भी सर्विसेज इंडिया में नहीं दे सकती और इसके वजह से कंपनी को $200 मिलियन का नुकसान हुआ और 3,800 स्टाफ को हटाना भी पड़ा। तो अब ये जो सेलेबी है वो दिल्ली, मुंबई जैसे 9 बड़े एयरपोर्ट्स में काम करती थी और उनका सारा का सारा काम रुक गया है। तो अब ये जो सेलेबी है वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है इसने, ताकि शायद कुछ इनको हेल्प मिल जाए, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वापस मिल जाए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स वापस मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और वैसे भी तुर्की का रास्ता हर तरफ से बंद होते जा रहा है, क्योंकि अभी अभी खबर भी आया था आईआईटी बॉम्बे ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया है। खैर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब तो इंडियन गवर्नमेंट का रुख बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया है। वहां भी बैन पे बैन लगाए जा रही है गवर्नमेंट। और इस पे बात नहीं करते क्योंकि ये थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने रेगुलर बिजनेस न्यूज की तरफ, और ये न्यूज है टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स पे हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, अगर आप वो देखना चाहते हो तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। उसमें हमने बताया था कि टाटा मोटर्स लॉस क्यों कर रही है, आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो है, जरूर देखना। फिलहाल टाटा मोटर्स FY26 में ईवीज को मेन स्ट्रीम बनाने के लिए कई मॉडल्स लॉन्च करेगा, जैसे कि हैरियर ईवी, और फिर बाद में ये सीरिया ईवी भी लेकर के आएंगे। और क्योंकि ये चीजें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि अभी रिजल्ट आया था जिसमें FY25 में ईवी सेल्स 10% गिर के 65,000 यूनिट्स रह गया था। और अब इसी के लिए ये चाहते हैं कि अपना पकड़ ईवी मार्केट में और अच्छे से बनाया जाए, और कंपनी पुराने मॉडल्स भी अपग्रेड करेगी और उसके साथ साथ नए मॉडल्स भी लेकर के आने वाली है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि पूरे सेगमेंट में इनकी पकड़ जो है मजबूत बन जाए, और कंपनी स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी वापस से अपना शेयर जीतने की प्लानिंग कर रही है। और इस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी मार्केटिंग में कॉस्ट कटिंग करेगी और अपने सेल्स नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। हालांकि मुझे लगता है इनको अपनी सर्विस में सुधार करना चाहिए, सेल्स नेटवर्क सिर्फ बढ़ाना ये कोई उपाय नहीं है। बट लेट्स सी क्या होता है। कंपनी को हमेशा आम लोगों से ज्यादा पता होता है, लेकिन कुछ मामलों में कस्टमर को ज्यादा पता होता है कि ये कंपनी मुझे क्यों नहीं पसंद आ रही, मैं ये कार क्यों नहीं खरीद रहा। बट ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि ये सारे डिसीजन से एक ग्रोथ की उम्मीद है। अगली न्यूज है फॉक्सकॉन की, और ये पूरे इंडियन इकोसिस्टम के लिए भी अच्छी न्यूज है, क्योंकि ऊपर आई कार्ड पे मैंने लिंक दिया हुआ है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि आईफोन इंडिया के अंदर बने। उनका जो पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण था, उसमें से मैंने 4 मिनट कट करके लगाए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद लोगों को लग रहा था कि यार ये क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कंपनी शिफ्ट हो जाए। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो यूएस है, वो इंडिया नहीं है। इंडिया में बिजनेसमैन को हमेशा पॉलिटिशियंस के उंगली पे या फिर इशारों पे नाचना पड़ता है, लेकिन वहां पे बिजनेसमैन डायरेक्टली केस कर देते हैं। बिजनेसमैन हिला के रख सकता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को। तो वैसा ही कुछ होने की उम्मीद थी लोगों को, बट अभी उसका पूरा न्यूज आया नहीं है। ये जो अभी वाली न्यूज है वो बेंगलुरु से रिलेटेड है, यानी कि फॉक्सकॉन जो है उनका बेंगलुरु वाला जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां से अब वो आईफोन्स को बाहर भेजना शुरू कर रहे हैं। यानी कि अब बेंगलुरु से आईफोन यूएस भेजा जाएगा, और ये कब से भेजा जाएगा? जून से, यानी कि अगले महीने से। और इस चीज को लेकर के कर्नाटका के मिनिस्टर MB पाटिल ने बताया कि ये एप्पल के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जहां चाइना के बजाय
इंडिया प्रेफर्ड हब बन रहा है। और एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी यही कहा था कि जून क्वार्टर में यूएस के अंदर बिकने वाले आईफोन का मेजॉरिटी हिस्सा इंडिया से आएगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये कर्नाटका के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इस स्टेप से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कर्नाटका की वैल्यू है, कर्नाटका का थोड़ा सा ब्रांड है, वो और निखर के आएगा। और आई होप कि बहुत ही जल्द नोएडा में भी आईफोन की फैक्ट्री लग जाए, मजा आ जाएगा। और पूरे इंडिया में एक एक स्टेट में अगर अलग अलग कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग हब होंगे, जैसे कुछ हो गए लैपटॉप के लिए, कुछ हो गए आईफोन्स के लिए, कुछ हो गए माइक्स के लिए, कुछ हो गए एरोप्लेन के लिए, अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है ग्रोथ के लिए। और मुझे लगता है पूरे इंडिया का ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है, क्योंकि यूएस और चाइना में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो यूएस का जो ज्यादातर प्रोडक्ट है वो चाइना से ही मैन्युफैक्चर होकर के जाता है। और अब चाइना के बाद लोगों की जो दूसरी चॉइसेस होगी वो इंडिया होगी और फिर बाकी की अदर कंट्रीज। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, यहाँ पे अनुशासन है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है लोगों का आने का। क्योंकि क्या होता है बिजनेस में या फिर पॉलिसीज में, अगर कोई गवर्नमेंट स्टेबल है, चाहे वो कांग्रेस की, अगर कांग्रेस लगातार 10, 15, 20 साल से जीत रही है, तो कंपनीज इसी कंट्री में आएंगी। और अगर बीजेपी जीते जा रही है तो भी लोगों का कॉन्फिडेंस इंडिया पे आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरह चल रहा है, कभी मिलिट्री रूल कर रही है, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जा रही है, 5 साल चल रहा है, फिर सरकार गिरा दी जा रही है, तो वहां पे कभी भी बिजनेस स्टेब्लिश नहीं होते। और जिन भी कंट्रीज में ऐसी इनस्टेबिलिटी रहती है, उन कंट्रीज की हमेशा दुर्गति होती है। अगली बिजनेस न्यूज है कलर बार कॉस्मेटिक्स की। हो सकता है आपने इस कंपनी का नाम न सुना हो, लेकिन कलर बार कॉस्मेटिक्स अपना आईपीओ लाने वाली है। और इनका प्लान है कि 2027 के शुरुआत में ये अपना आईपीओ लेकर के आ जाएं। अब आपने नाम तो नहीं सुना, लेकिन इनका रेवेन्यू काफी अच्छा रहा है FY25 का, क्योंकि FY25 में कलर बार कॉस्मेटिक्स ने अपना रेवेन्यू डबल कर लिया। और अगर रेवेन्यू को नंबर्स में बताऊं तो कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके और जो अपने पैकेजिंग है उसमें थोड़ी सी सुधार भी की। इस कंपनी ने कई स्टोर्स भी खोले, ये सब मिला करके 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू टारगेट सेट किया है। अगली न्यूज है वेदांता की। वेदांता अगले 3 सालों में $20 बिलियन के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पर काम करेगा, जिसमें पावर, ऑयल एंड गैस, एल्यूमिनियम और स्टील सेक्टर शामिल है। और मैंने कल की बिजनेस न्यूज में ये भी बताया था कि कैसे पूरा का पूरा इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, यानी कि जो भी एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, इन सब का एक्सपोर्ट चाइना से बदल करके इंडिया की तरफ आ रहा है यूएस का। तो उसके वजह से शायद वेदांता ने ये स्टेप उठाया होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील तो प्रोड्यूस करना ही, और अगर चाइना हट रहा है तो किसी न किसी को उनका स्पेस भरने के लिए आना ही पड़ेगा। और ये जो वेदांता है, उन्होंने कई बार डीमर्जर की बात कही है, कई बार अपने डेट्स को आगे बढ़ाया है, पर अभी जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वेदांता 4 अलग अलग एंटिटीज में डीमर्ज तो होगी, लेकिन इनका जो डीमर्जर है वो सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए कई ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स ने इंटरेस्ट भी दिखाया है कि आप हमसे कंसल्ट कर लो, हम आपका डीमर्जर करने में बहुत ही हेल्प कर देंगे। तो ये सारी चीजें बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंपनी का जो फोकस है वो अब एसेट ओनर बनने पे है। मतलब कि अगर एग्जांपल में समझाऊं आपको, तो पहले वेदांता अपने बिजनेसेस को एसेट मैनेजर की तरह चलाता था, यानी कि सब कुछ एक ही कंपनी के अंडर था और अलग अलग यूनिट्स उसको मैनेज करते थे। अब वेदांता डीमर्जर कर रहा है, मतलब कि 4 अलग अलग कंपनीज बनने जा रही हैं, जैसे वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील। तो अब ये अलग अलग फर्म खुद एसेट ओनर बनेंगी और हर एक बिजनेस अपने एसेट, प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकेगा। अगली न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप किया तो आपके लाखों रुपए नुकसान हो सकते हैं, आपके फोन से पैसे चोरी हो सकते हैं। क्योंकि अभी अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आई है CERT की तरफ से। CERT क्या है मैं वो भी आपको डिटेल में बताता हूँ, तभी आप इस न्यूज को सीरियस लोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब से हम हर संडे को लाइव आएंगे और उसमें हम बिजनेस न्यूज सुनाएंगे, जो मंडे को आती है हमारी बिजनेस न्यूज। जैसे आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर मंडे को ये पब्लिश हो जाएगी। तो अब हम संडे को ही लाइव आएंगे और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप डेली पूछते रहो कमेंट सेक्शन में। जिस भी कंपनी के बारे में आपको जानना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी है, वो सारा चीज हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने वापस से CERT की तरफ। देखिए डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। CERT मतलब कि कंप्यूटर इमरजेंसी
इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, इसको हम लोग CERT-IN भी कहते हैं। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी संभालती है, और ये जो एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। यानी कि अगर आसान भाषा में बताऊं तो जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में पुलिस होती है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में CERT एक तरह की साइबर पुलिस है, जो किसी भी तरह के हैकिंग का खबर पहले ही दे देती है, या फिर कोई भी नया मैलवेयर इंडिया में आ गया है जो हमारे पैसे चुरा सकता है, हमारे साथ कोई चोरी कर सकता है, उन सब के बारे में बताती है, गाइडलाइंस लाती है, मतलब यही सारा उनका काम है टोटल। तो CERT इंडिया ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक हाई सेंसिटिविटी अलर्ट जारी किया है, और लगभग पूरा इंडिया गूगल क्रोम यूज करता है, इसलिए ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रोम का पुराना वर्जन है उसमें कई ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जिनका हैकर्स रियल टाइम में यूज कर रहे हैं, और ये फ्लॉज हैकर को आपके सिस्टम का कंट्रोल देने का रिस्क रखते हैं। तो CERT इंडिया ने सभी यूजर्स को तुरंत क्रोम अपडेट करने की सलाह दी है, और जो भी नए वर्जन है उसमें ये सारे बग्स ऑलरेडी फिक्स कर दिए गए हैं। तो अगर आपके पास प्ले स्टोर यानी कि एंड्रॉइड में, तो आप इजिली अपडेट कर सकते हो। अब अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपको अपडेट कैसे करना है, आपको कहीं भी URL इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे भी फेक URL के साथ आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। आपको सबसे पहले 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। आप अगर देखोगे आपके नाम के बगल में 3 डॉट होगा, उस पे क्लिक करो, फिर बिल्कुल लास्ट में हेल्प लिखा होगा, हेल्प पे क्लिक करो, फिर वहां पे अबाउट गूगल क्रोम पर आपको क्लिक करना है। तो आपको वहां पे क्लिक करना है। अगर आपका अपडेट होगा तो वहां पे लिख के आ जाएगा कि आपका ऑलरेडी अपडेटेड है, अगर अपडेट नहीं है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। और इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि पाकिस्तान कई तरीके से ट्राई कर रहा है यहाँ की इंफॉर्मेशन लेने की, हैकर्स के थ्रू पैसे चुराने की, इसलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। समय रहना वाली वीडियो थी, उसके ऊपर मैंने कई सारे शोज को बैन करने की बात की थी। ऊपर आई कार्ड पे वीडियो का लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 684% का रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूँ केल्ट्रॉन टेक की। केल्ट्रॉन टेक ने $10 मिलियन के फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी कि FCCBs इशू किए हैं, जिनका कन्वर्जन प्राइस 106 रुपए है, और ये FCCBs 6.5% के अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं जो 10 साल 1 महीने में मैच्योर होंगे, और जिसकी टोटल वैल्यूज 85.3 करोड़ रुपीस बताई जा रही है, जिससे 80.47 लाख नए शेयर्स बन सकते हैं। कंपनी का एम है कि कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए और इस पैसे से कंपनी को और एक्सपेंड किया जाए। वैसे ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आज यानी कि मंडे को इस न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ता है केल्ट्रॉन टेक पे। फिलहाल फ्राइडे को ये जो स्टॉक है वो 118.50 पर क्लोज हुआ था, तो शायद बॉन्ड की वजह से शायद इनके स्टॉक प्राइसेस में थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और अब अगली बिजनेस न्यूज है बांग्लादेश की। इंडिया ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ माल पर लैंड इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ जा रहे थे, और अभी ये जो रवैया है बांग्लादेश का वो भी अच्छा नहीं था। और मैंने पहले भी बताया था कि रुख भारत सरकार का बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया है तुर्की से, और ये जो डिसीजन लिया गया है उससे $770 मिलियन के इंपोर्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें गारमेंट, फूड और प्लास्टिक आइटम्स, और ये जितने भी आइटम्स थे अब ये लैंड के थ्रू नहीं आएंगे, लेकिन सी के थ्रू इंडिया में आ सकते हैं, और अगर सी के थ्रू आएंगे तो फिर इस पे इंडिया पैसा भी कमाएगा क्योंकि पोर्ट के जो चार्जेस होते हैं। और दूसरी चीज, थोड़ा सा परेशानी इंडिया के लिए भी है क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है सामान को इंपोर्ट करना। हालांकि कई लोग इसको एक मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने चाइना की बढ़ती डिप्लोमेसी का जवाब दिया है और यही सारी चीजें हैं। बट पता है क्या, इससे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उस पे भी काफी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका बांग्लादेश मार्केट में एक्सेस अब
अब और भी लिमिटेड हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है, शायद गवर्नमेंट इसका भी कुछ सॉल्यूशन जरूर लेके आएगी, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो पहले ही ढाका के ट्रेड कर्ब से बहुत ज्यादा परेशान थे। अच्छा, अगर आप ये जो ढाका का ट्रेड कर्ब मैंने वर्ड यूज किया शायद आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। देखिए, जो ढाका है वो बांग्लादेश का कैपिटल है, तो ट्रेड कर्ब जब मैंने बोला यानी कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, तो बांग्लादेश ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पे बैन या फिर आप ऐसा कह लो कि लिमिट लगा दिया था, कुछ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाया था, जिसके वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत अफेक्ट हो रहा था। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म करता हूं, लेकिन प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो आप, और अगर आप ऐसी ही डेली इन डेप्थ बिजनेस न्यूज चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।